बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ। कुछ दिन पहले से ये मामला ज़ेर बहस है, लेकिन आज भी वफाकी काबीना के अंदर यही मामला डिस्कस हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को कैसे पाकिस्तान वापस लाया जाए। मुख्तलिफ वज़रा ने उनके ऊपर उनकी वापसी के हवाले से तशवीश का इजहार किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हम हर कोशिश करेंगे, हर तरह की कोशिश करेंगे, हर वो कदम उठाएंगे जिससे मियाँ नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन हो। और कानूनी पोजीशन भी लेने के लिए उन्होंने अपनी लीगल टीम को कहा है कि रास्ता निकालने की कोशिश करें। कुछ वज़रा ने अलबत्ता ये ज़रूर कहा है कि जो रिसेंटली एक वाक़या हुआ, इनफैक्ट फैसल बॉडा साहब ने शायद ये कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी गिरफ्तार होना चाहिए, जो कुछ नैब की पेशी के दौरान जाते हुए जो उनके साथ लोगों ने किया। बहरहाल तलखी बढ़ रही है और ये तलखी सिर्फ रुक नहीं जाती किसी पॉलिटिकल टॉक शो के अंदर, बल्कि ये ऐवान के अंदर नज़र आती है और ये तलखी से ज़्यादा बदतमीज़ी का शक्ल इख्तियार कर रही है। उसकी एक झलक आज के प्रोग्राम में हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, कुछ आपने देख भी ली होगी। लेकिन हुकूमत क्या कह रही है, मैं अपने मेहमानों का तारुफ पहले आपको करा देता हूँ। मोहम्मद ज़ुबैर साहब मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के, मेरे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। जनाब हमायूं अख्तर खान साहब मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्काइप पे मेरे साथ मौजूद हैं। हमायूं साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और सरदार नबील गबोल साहब मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। नबील गबोल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हुकूमत की पोजीशन यहाँ क्या है, हुकूमत क्या कह रही है, शहजाद अकबर साहब क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बरतानवी हुकूमत को लिख दिया गया जिसके मुताबिक ये कन्वे किया गया, उनका जो स्टेटस है वो एक मफरूर का है और वो मफरूर जो कन्विक्टेड है, सज़ा याफ्ता है, ये पेंडिंग ट्रायल नहीं है, इनको सज़ा हो चुकी है, तो इसलिए आप इनको वहाँ से वापस भिजवा दीजिए। पाकिस्तान में ये दोहरा मेयार नहीं हो सकता कि यहाँ पे एक सज़ा याफ्ता मुजरम लंदन की सड़कों के ऊपर बड़े मज़े से घूम फिर रहा है, लाइफ इंजॉय कर रहा है, जो कि यहाँ से शदीद बीमारी की हालत में गया था। ये निज़ाम इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा मजाक है, उसके मुंह पे तमाचा है और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इनको वापस लाने के लिए तमाम जो कानूनी तरीक़ाकार है वो इख्तियार किया जाएगा। आप खुद जानते हैं वहाँ तो मतलब इलाज तो दूर की बात है, एक टीका भी नहीं लगा। जो तस्वीर नज़र आ रही हैं और उनके बच्चे ही शायद खुद रिलीज़ कर रहे हैं, उसमें तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी सेहत है उनकी। तो इतनी अच्छी सेहत के साथ बाकी की सज़ा तो बहुत हंसते खेलते वो काट सकते हैं। ये सारी बहस शुरू तब हुई जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की नई तस्वीर कुछ सामने आई। कुछ पहले तस्वीर आई थी जिसमें वो अपने अहल खाना के साथ मौजूद थे, बच्चों के साथ मौजूद थे, किसी जगह शायद अपने घर के सहन में मौजूद थे। लेकिन उसके बाद लंदन की सड़कों के ऊपर वॉक करते हुए अपने साहबजादे के साथ तस्वीर आई। अब ऐसी तस्वीर आने के बाद हुकूमत में भी एक इक़्तिदार के ऐवानों में तलातुम मच गया कि ये क्या हो गया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। लेकिन हुकूमत ने ख़त तो लिख दिया है, लेकिन कानूनी पोजीशन भी इसी एक क्लिप में आपको जाहिर हो जाएगी। बैरिस्टर राशिद असलम साहब ने क्या कहा, बड़ा मुश्किल होगा, यानी तकरीबन नामुमकिन है उन्हें एक्स्ट्राडाइट करवाना। एक और पहलू है, वो ये है कि इसी हुकूमत ने मियाँ नवाज शरीफ को जाने दिया और उस वक्त पूरी जो डिबेट थी वो सबको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर वफाकी वज़रा से लेकर सूबाई वज़रा तक हर कोई कह रहा था कि वज़ीर आज़म जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ साहब, उनकी तबीयत नासाज है, शदीद दलील है और उनको बाहर जाना चाहिए। डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं। लेकिन अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहाँ नज़र आ जाता है, ये मैं रेफरेंस के लिए क्लिप ज़रूर चलाऊँगा। अब यास्मीन राशिद साहिबा जो कि यहाँ सूबाई वज़ीर सेहत है पंजाब की, मेडिकल बोर्ड की तश्कील हुआ, रोज़ उनका इंटरेक्शन था, उनके रिकॉर्ड के ऊपर बयानात हैं। रिसेंटली भी उन्होंने कहा कोई जालसाजी नहीं। सबसे पहले हम सुन लेते हैं कि फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर है, उनका क्या ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब क्यों गए, ज़रा सुन लें। क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, उनके लिए समझना ये जो सारी रिपोर्ट्स वगैरह आई थी उनके लिए ज़रा मुश्किल होगा। डॉक्टर यास्मीन तो गायनोकोलॉजिस्ट था और मुझे नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब को कोई भी ऐसा प्रॉब्लम था जिसका हल गायनोकोलॉजिस्ट के पास हो। एक तो ये बड़ी क्लियर होना चाहिए कि जिस बेसिस पे वो दाखिल हुए थे वो अस्पताल में, वो तो नैब ने रिपोर्ट करवाई थी, हमने तो नहीं करवाई थी। तो नैब ने हमारे पास ये कह के भेजा कि इनके प्लेटलेट्स गिर गए हैं और 12,000 हैं। सवाल ये है कि क्या वो रिपोर्ट्स जिनकी बुनियाद के ऊपर ये फैसले किए गए, क्या वो रिपोर्ट्स जेन्युइन थी? अब लग रहा है वो रिपोर्ट जेन्युइन नहीं थी। वो सारी रिपोर्टें जो हैं वो मेरे सामने बनी हैं और मुझे पता है कि सारी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं और वही रिपोर्ट्स जो हैं वो उन पर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। ये प्रोब होगा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी जाहिर है उस प्रोब का हिस्सा होंगे। ये इस हुकूमत का हाल है कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, तो कोई ऐसा वो कह रहे हैं कि वो नहीं डिटरमिन कर सकते। तो फिर उनको हेल्थ मिनिस्टर क्यों लगा है?
हेल्थ मिनिस्टर ही नहीं लगाना चाहिए था, दैट्स व्हाट ही इज क्वेश्चनिंग एक्चुअली। हाँ जी, हर एबिलिटी टू बी मतलब अगर वो गायनेकोलॉजिस्ट है तो हेल्थ मिनिस्टर नहीं एग्जैक्टली। ठीक, बट ये मैं सवाल मुझे जरा अगर फ्रेम कर पाऊँ जुबैर साहब, ये सवाल है भी, ये डिबेट वो कानूनी और मॉरल उसके ऊपर हम बाद में जाते हैं। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है, फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे कि सियासी दबाव के तहत मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं, एक अंडरस्टैंडिंग अरेंजमेंट के तहत बाहर गए हैं, इसीलिए नहीं वापस आ रहे। असल में देखें, फवाद चौधरी जो बात कर रहे हैं वो प्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हमायूं मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि उनका बिजनेस बैकग्राउंड है, एंड अगर बिजनेस में हमें इस किस्म का हो कि जी ये इजाज़त लेके गए थे और ये रिपोर्ट्स थी, तो इस पर कोई दूसरी बहस ही नहीं होगी। या तो ये एक्सेप्ट किया जाएगा कि हमने गलत किया था, ठीक है, ये नहीं कहा जाएगा कि विद इन दैट एडमिनिस्ट्रेशन के जी नहीं वो ऐसा हुआ था और ऐसे हुआ था, because it calls into question the entire competence of the federal and the provincial government of Punjab कि ये फैसला साजी कैसे होती है। क्योंकि अगर ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो फवाद चौधरी बार बार नैरेटिव बिल्टअप कर रहे हैं कि ये वो बीमार इतने नहीं थे, रिपोर्ट्स जो थी फज की गई, अगर उनकी बात मान ली जाए, दैट मीन्स कि आपकी हुकूमत, एंड देन दिस विल नॉट बी द ओनली इंसिडेंट, बिकॉज आपको पता है कि शुगर के हवाले से जब होता है तो वो कहते हैं माफिया कर दिया है, जब लॉकडाउन के हवाले से होता है तो एलीट ने करवा दिया था। तो आपकी अपनी एबिलिटी वो फैसला साजी की जो है, चाहे वो पेट्रोल का क्राइसिस आया था या कोई और क्राइसिस आया था, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, ये कहते हैं कि गलत रिपोर्टें दे के गए, ये कहते हैं कि बेवकूफ़ बना के गए, और ये उस हद तक तो मैं समझ सकता हूँ कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि बिकॉज उनके नैरेटिव से बिल्कुल ये इनके लिए बहुत डैमेजिंग है कि जी नवाज शरीफ को तो हमने सज़ा दिलवाई थी, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो हमने उनको फिट करना था जो भी था, और नवाज शरीफ हाँ उधर लंदन में फिर रहे हैं। सो एवरी टाइम जब तस्वीर आती तो इनके लिए पॉलिटिकल बैकलैश होता है कि जी आप तो बेवकूफ़ बन गए। अब या तो ये पूरी खुल के बात नहीं बताते कि क्या सर्कमस्टांसेस थे। आपके लिए भी तो बनता है, कानूनी बहस छोड़ दीजिए, इखलाकी तौर पर जुबैर साहब कि मियां नवाज शरीफ साहब की, मैं किसी की सेहत पे एतराज़ नहीं है, आई विल बी द लास्ट पर्सन जो किसी की सेहत पर या बीमारी पर क्वेश्चन करे, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जब वो माशाल्लाह नज़र आता है कि वो चहलकदमी कर रहे हैं, अपने साहबजादे के साथ हैं, और ज़ाहिरी तौर पर भी कोई ऐसी उनको नज़र नहीं आता कि खुदा न खास्ता वो ज़्यादा उतने अलील है जितने यहाँ पर थे, then he should come back। लेकिन एक सेकंड, मेरा ख्याल है इसमें अगेन हम जिस किस्म की सियासत करने लग गए ना कि एक कोई बीमार आदमी है तो उसको किस किस्म का बिहेवियर शो करना चाहिए। हर आपके भी रिश्तेदार, मेरे भी रिश्तेदार जानने वाले होते हैं, किसी को लास्ट स्टेज होता है खुदा ना खास्ता कैंसर का, उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है, किसी का थर्ड स्टेज पर या सेकंड स्टेज पर ज़्यादा ख़राब होते हैं, वो बेड रिडन हो जाते हैं, कोई नहीं होता। तो ये कोई एक क्वांटिफाई तो नहीं, हम एक जनरिक वो मतलब आप कहते हैं ज़ाहिरी तौर पर। अब क्वेश्चन ये है कि जब अगर हम ये कह लें कि जो हमारा बिलीफ है कि रिपोर्ट्स अगर सही थी, जो यास्मीन साहिबा भी अभी तक मेंटेन करती हैं, विच मीन्स के जो उनके जो सिम्टम्स थे, जो डॉक्टर वो एक जो कराची से बुलाए गए थे जिन्होंने अभी शमसी साहब उन्होंने कहा ब्लड था उनके ऑल ओवर, उनको उस वक्त हार्ट अटैक, सो द सर्जरी तो नहीं हुई है, तो डैट मीन्स कि उनका वो प्रॉब्लम तो अभी तक है मौजूद। अब क्वेश्चन ये है कि सिर्फ क्वेश्चन ये है कि जी उन्होंने अभी तक क्यों नहीं सर्जरी करवाई, ये क्वेश्चन हो सकते ना। क्या वो सेहतयाब हो सकते थे यहाँ रह के, यहाँ भी हो सकते थे, तो ये क्वेश्चन सेहतयाब टू द एक्सटेंट कि जहाँ उनको बेड से खड़े हो जाएं, हजारों केसेस ऐसे होते हैं, यू कांट क्वांटिफाई। सो या तो ये है कि आप यू कॉल इनटू क्वेश्चन, और उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा तरीका ये है कि आज इनके पास जो लाहौर हाई कोर्ट ने शराइत रखी थी कि जी आप अपने या तो ब्रिटिश हाई कमीशन के थ्रू या नवाज शरीफ के डॉक्टर के थ्रू आप रिपोर्ट्स मंगवाएं और उन रिपोर्ट्स के बेसिस पर आप जजमेंट दें कि क्या उनका वहाँ रहना बनता है या नहीं बनता। बट जुबैर साहब, लाहौर हाई कोर्ट ठीक है, वो आपकी बात वो सबमिट होती रही, उसमें ऐसी लेकिन जो रिपोर्ट्स आनी थी और जिनके ऊपर फैसला होना था वो पंजाब हुकूमत ने करना था। पंजाब हुकूमत ने वो रिपोर्ट्स एक्सेप्ट नहीं की, उन्होंने एक्सटेंड नहीं की। कब की बात? ये 27 फरवरी को उन्होंने रिजेक्ट कर दी नवाज शरीफ साहब की, 8 हफ्ते जरूर उन्होंने मजीद दी थी, फिर रिजेक्ट कर दी। आज 27 फरवरी के बाद 6 महीने गुजर चुके, बिल्कुल गुजर चुके हैं। When was the last time? अगर ये वो जो आप तस्वीरों की वजह से नहीं ये बोल रहे, रिएक्शन नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, ये बोल रहे हैं बिकॉज इनको ये थोड़ा सा डर खौफ हो गया कि शायद वो सियासी तौर पर शायद मुतहर्रिक हो गए मरियम नवाज के बिहेवियर की वजह से। जब वो नैब में केस हुआ उसके बाद इनका रिएक्शन। जुबैर साहब यही तो वो कह रहे हैं कि अगर वो सियासत कर सकते हैं, सब कुछ कर, तो फिर वापस आए सजा भुगते। फरवरी में अगर किया था
तो आपने उसके बाद मैंने खुद फयाज चौहान साहब का सुना है कि जी कोविड हो गया था इसलिए हमने उस वक्त ख्याल नहीं किया। तो अभी लेटेस्ट कर लेना, इतनी लंबी चौड़ी काबीना की मीटिंग्स करने की क्या जरूरत है? आप ये कहें कि जी आप ये कहते हैं कि बुलाना है तो पंजाब बुला की लें। हुकूमत नहीं, वो कहें जी आप लेटेस्ट रिपोर्ट्स भेजें और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के बेसिस पर आप फैसला लेकिन करें। वो कहते हैं हम तो कोविड से पहले रिजेक्ट कर चुके हैं कि उनकी बीमारी नहीं है ये इसका उनकी ऐसी कि पोजीशन उसको- है, हमारी मतलब अच्छा, पोजीशन बल जुबैर साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारे साहब मैंने इसलिए जरा जुबैर साहब से डिटेल में समझने की जरूरत थी। खैर उनकी पोजीशन हमारे सामने है, वो मेंटेन करते हैं इसे, बट हमायूं साहब हुकूमत ने भेजा, हुकूमत की मर्जी से गए, अदालत ने यह भी क्लियर कर दिया कि कोई हमने नहीं कहा था कि वन टाइम परमिशन दो, ये हुकूमत ने किया है। रिपोर्ट्स इनिशियली पूरी काबीना, प्राइम मिनिस्टर, मेंबर्स, सूबाई सब कहते हैं जी बहुत बीमार, क्रिटिकल चले गए। अब आज ये कहना कि वो सियासत करके गए, वो झूठ बोल के गए, सियासी दबाव में गए, इतना तो कोई तेज नहीं था ना कि वो जेल में बैठ के पूरी हुकूमत को आगे उसने लगा लिया बंदे ने और बाहर चला गया। हमायूं साहब, हुकूमत का सारी चीज में मुनीब एक फैसला था कि एक कन्विक्टेड आदमी को ईसीएल से उन्होंने हटाना था जी। ये बेल हेयरिंग हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको बेल दी थी 4 हफ्ते के लिए, और हुकूमत को कहा था कि बेल देना तो कोर्ट का काम है, ईसीएल से निकालना आपका काम है, क्योंकि इसका प्रेसिडेंस कोई नहीं था कि कन्विक्टेड आदमी को ईसीएल से निकाल के मुल्क से बाहर भेज दिया जाए। तो इसका हमने एक तरीकाकार निकाला जो कि हमने बॉन्ड मांगा। वो बॉन्ड जब पिटिशन की पीएमएलएन ने लाहौर हाई कोर्ट में, तो उसने उस बॉन्ड को रद्द कर दिया और शहबाज शरीफ साहब की, नो लेस ए पर्सन देन शहबाज शरीफ की अंडरटेकिंग दी गई और फैसला ये किया गया कि हम हफ्ते के लिए जाने दे रहे हैं। 4 हफ्ते के बाद नवाज शरीफ साहब का हाई कमीशन पाकिस्तान की लंदन में राब्ता होगा, उसके जरिए उनका जो इलाज हो रहा है, जो अस्पतालों में जिन डॉक्टरों के साथ जिन लेबोरेटरीज में उनके टेस्ट हो रहे हैं, वो अदालत को भेजे जाएंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि हमने 4 हफ्ते की बेल दी है, लेकिन ये पंजाब के कैदी हैं और पंजाब का इसके बाद फैसला है कि बेल एक्सटेंड होनी चाहिए कि नहीं। बिल्कुल इस वक्त ये सिचुएशन है कि किसी किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं आई, किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है हाई कमीशन के साथ, और रिपोर्ट्स आती हैं उनके जाती मौलिक जो पाकिस्तान से गए हुए हैं डॉक्टर अदनान की, जिन रिपोर्ट्स को कम से कम पंजाब हुकूमत के उसी मेडिकल बोर्ड ने, जिस मेडिकल बोर्ड ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, इनको बाहर भेज दो, उन्होंने कहा जी ये तो हम एक्सेप्ट नहीं करते। अब देखिए दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि देखिए हम बिल्कुल सेहत पे सियासत नहीं, इंसानी हमदर्दी की बिना पे पाकिस्तान की बेहतरीन डॉक्टर बुलाए लाहौर में, जहाँ प्राइवेट जेट्स में बुला के उनको लाया गया, इंसानी हमदर्दी की बिना पे। हम सुन ये रहे थे कि 24 घंटे में अगर कोई फैसला ना किया गया तो खुदा ना खास्ता क्या से क्या हो जाएगा। लेकिन जब देखिए हमारी भी एक पार्टी है, बड़ी पार्टी है, सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, जहां तक उनकी जाती सेहत का ताल्लुक है सब दुआ गो है, लेकिन पॉलिटिकली जब एक देखते हैं कि भाई वो तो 6-8 महीने हो गए हैं, किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इलाज की खबर नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो चहलकदमी नॉर्मल लाइफ है गुजार रहे हैं, तो हमारी पार्टी के अंदर एक प्रेशर बनता है, जिस प्रेशर के तहत हमने ये 2 इक़दामात उठाए हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब इतने सेहतमंद है तो वो एक प्रोब किया जाए। अभी इक़दामात प्रोब के हुए, एक प्रोब किया जाए कि आखिर हुआ क्या। यही डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है। और नंबर 2 कि अगर इस वक्त उनकी स्टैंडिंग बेल कोई नहीं है, जो कि नहीं है, इस वक्त नवाज शरीफ साहब की कोई स्टैंडिंग बेल नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते की दी थी और पंजाब हुकूमत में डाला था, पंजाब हुकूमत ने मेडिकल रिपोर्ट्स रद्द कर दी हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी हुकूमत होगी तो वो जिधर वो पाकिस्तान के कॉन्विक्ट बैठे हुए हैं उस हुकूमत से राब्ता करेंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर गुजारिश है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो आप फरमा रहे हैं वो समझ तो आता है, लेकिन जो मौक़िफ़ है वो ये है कि वज़ीर आज़म के एक तर्जुमान कहते हैं कि नहीं उन्होंने पता नहीं कौन सा वो कोई दवाई पी ली जिससे उनके प्लेटलेट्स काउंट डिस्टर्ब हो गए, और कोई कहता है जी सियासी दबाव के तहत चले गए, कोई कहता है जी किसी एनआरओ के तहत चले गए, कोई कहता है किसी अरेंजमेंट के तहत चले गए, कोई कहता है जी बेवकूफ़ बना के चले गए, रिपोर्टें हेर फेर कर दी। अब सवाल ये है, मैं फिर भी यही कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान है, हुकूमत पंजाब है, कोई
अब मैं कोई इथोपिया तो नहीं है ना जी, शायद वहां पे भी ऐसा ना हो कि कोई किसी को बेवकूफ बना के पता नहीं कोई रिपोर्टें निकाल के दे के और रिलीफ लेके चला गया। आई मीन देयर इज अ सिस्टम दैट वर्क्स। हुकूमत ये इंप्रेशन क्यों देती है कि हम पागल बन गए, हमें किसी ने बेवकूफ बना दिया? आप ये कहें कि हाँ भाई वो बीमार थे जब गए, अब नहीं है, अब उन्हें वापस आना चाहिए। एक शॉर्ट रिप्लाई आपको दूंगा। हुकूमत का एक्चुअल फैसला ये है कि प्रोब होगा कि ये जो लैब रिपोर्ट्स हैं ये वाकई जेन्युइन थी कि नहीं थी, नंबर 1। और नंबर 2 फैसला ये है कि बरतानिया की हुकूमत से राब्ता किया जाएगा कि जो कॉन्विक्ट पाकिस्तान का उधर बैठा हुआ है उसकी बेल एक्सपायर हो चुकी है। ये 2 बुनियादी फैसले हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जरा, लेकिन प्रोब जरूर होना नहीं, वो प्रोब उन्होंने कहा प्रोब जरूर होना चाहिए, क्योंकि उसमें यह है कि जो लेबॉर्ट्रीज हैं, और डॉक्टर साहिबा ने ये नहीं कहा सिर्फ, उन्होंने कहा एक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट नहीं है, उसकी तस्दीक के लिए दूसरी, और वो कहते हैं सैंपल्स मौजूद हैं अभी तक। तो ये जरूर होना चाहिए। मुझे इसमें ये लगता है कि लाजमी तौर पर इसमें गफलत सबसे ज्यादा नजर आएगी वजीर आजम पाकिस्तान की और वजीर आला उस्मान बुज़दार। अच्छा, क्योंकि ये 2 चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं ना, इस्लामाबाद से चेंज के लाहौर ले हाई आते हैं। प्रोफाइल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट another person, we are talking about मियां नवाज शरीफ, 3 times प्राइम मिनिस्टर, उसके बारे में फैसला कर रहे थे। 5-5.5 घंटे की कैबिनेट मीटिंग हुई थी। बिल्कुल ठीक। अच्छा नबील कबोल साहब, अब बात यह है कि यहाँ शेख रशीद साहब कहते हैं भाई हम इसहाक डार को नहीं वापस ला सके, वो अभी तक नहीं उनका कुछ बन सका, ना उन्हें वापस नहीं ला सके, तो मियां नवाज शरीफ को हम कहाँ से वापस लाएंगे? इन सो मेनी वर्ड्स उन्होंने ये बात की है। अब यहाँ कोई कहता नहीं सियासी प्रेशर से चले गए, कोई कहता नहीं हमें पागल बना के चले गए, बेवकूफ़ बना दिया, रिपोर्टें फर्ज कर दी। मियां नवाज शरीफ चलो चले तो गए, वापस आएंगे? आपको लगता है हुकूमत ला पाएगी उन्हें? देखिए, अव्वल तो पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा तारीख में ऐसा हुआ है कि किसी कैदी को आप इलाज के लिए बाहर जाने देते हैं और आप फिर ये तवक्को रखते हैं कि वो वापस आएगा। मेरे ख्याल में हम यहाँ बैठकर जो है कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम बैठ के ये बातें कर रहे हैं कि जी जिस तरह हुमायूं अख्तर साहब ने कहा कि अदालत ने उनको जो है 4 हफ्ते की बेल दी, अदालत ने उसको जाने दिया। हुमायूं साहब, हम सबको पता है कि क्या प्रेशर था इमरान खान के ऊपर। इमरान खान रो गया था कि वो जाने नहीं देना चाहता था नवाज शरीफ को, रो गया था, लेकिन इमरान खान को इतना प्रेशर था कि इमरान खान को अपनी हुकूमत बचाने के लिए नवाज शरीफ को जाने दिया गया। और मैं समझता हूँ कि ये कहना कि जी एक्सट्रेडिशन जो है उसकी कराई जाएगी, ये फिर अगेन हम आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि काबीना ने 5 घंटे की मीटिंग की और उसमें कहा जी नवाज शरीफ को लाया जाए। तो कौन लाएगा? के तहत यूके गवर्नमेंट जिसके पास एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है आपकी, किस कानून के तहत आप ला सकते हो? आपने पाकिस्तान में, आप तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमने ये तो देखा है पाकिस्तान में कि इंडियन फौजियों को आपने रिलीज किया है। हमने ये देखा आपने पिछले साल जो है एक इंडियन पायलट को रिलीज किया गुडविल गेस्चर के तौर पर। लेकिन हमने पहली दफा देखा है कि एक पॉलिटिकल शख्सियत जो साबिक 3 दफा वजीर आजम रहे, उसको आपने सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर था। और मैं समझता हूँ कि आज भी वो सच्चे नहीं है। नवाज शरीफ साहब आएंगे जरूर, लेकिन वो उस वक्त आएंगे जब उनको ये तवक्को होगी कि उनको इंसाफ मिलेगा। अब वो जानते हैं, वो समझते हैं कि इस वक्त जो है यहाँ पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में जो है, मैं ये समझता हूँ कि अगर अपने राइट एंड लेफ्ट हैंड पे बैठे हुए लोगों को भी इमरान खान जाने देता है और फिर उनका जिक्र भी नहीं करता है, फिर उनकी कमीशन रिपोर्ट के ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है, तो फिर नवाज शरीफ साहब चले गए। उनको, उनकी उम्र 70 साल के करीब हो गई है। उनको जो है वो अपने जो है रेस्ट के दिन गुजार रहे हैं वहाँ पर, और वो आएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी हालात ऐसे हैं मुल्क के कि ये कोरोना ख़त्म हो जाए, अल्लाह करे इस साल के एंड तक। मुझे नज़र आ रहा है कि इस साल के एंड तक या स्टार्टिंग ऑफ 2021, बिफोर द सेनेट इलेक्शन और आफ्टर द सेनेट इलेक्शन, ये गवर्नमेंट चल नहीं सकेगी और मिड टर्म इलेक्शन अनाउंस होंगे। उस सूरत में मैं समझता हूँ वापस आएंगे। ठीक, यानी कि जब कोई इलेक्शन का कोई दौर दौरा होगा, आपको लगता है उससे पहले मियां नवाज शरीफ वापस नहीं गए? एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। मैंने शुरू में कहा था कि वो तलखी जो है, चले किसी एक हद तक तो ठीक है, लेकिन वो इतनी बढ़ जाती है कि फिर शायद कोई उसका सिरा नज़र नहीं आता। एक ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं।
जब वफाकी वज़रा की तरफ से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आए और वो ऐसे जो कि शायद हेट स्पीच के ज़ुमरे में आते हों, उस पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मनसब होता है किसी के पास अगर वो वफाकी वज़ीर हो। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं मैं साथ ही। आपको ब्रेक से पहले मैंने कहा था हेट स्पीच के, अब आपने हर जगह देखा, लेकिन गुलाम सरवर खान साहब क्या कह रहे थे, ज़रा सुन लें। इतना जुल्म लाकू खान और चंगेज़ खान ने नहीं किया जितना जुल्म इन 35 सालों से इस मुल्क पे हुक्मरानी करने वालों ने किया। जिन्होंने 35 साल इस मुल्क को बेदर्दी के साथ दोनों हाथों से लूटा, और सिवाय लूटने के इनका कोई काम नहीं था। जमहूरियत के नाम पे इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया न चोरों, डाकुओं, बददियानतों, बद किरदारों ने। उनका अगर होता है तो वो शोर क्यों मचाते हैं? वो डाकू हैं, वो चोर हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं, उन्होंने लूटा है इस मुल्क को, खून चूसा है इस गरीब कौम का, वाजिबुल कत्ल हैं वो लोग। इंशाअल्लाह इन्हें नकेल डालेंगे। वैसे ताज्जुब की बात यह है कि उस 35 साल हुकूमत के अंदर किसी न किसी शक्ल में गुलाम सरवर खान साहब भी हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, या इक़्तिदार का हिस्सा रहे हैं, या सियासत का हिस्सा रहे। बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन अब हुमायूं साहब, ये गुलाम सरवर खान साहब ने कहा, ठीक है, ये कोई पहला मौका नहीं। इससे पहले फैसल वाडा साहब हैं, वफाकी वजीर हैं, उन्होंने भी कहा जी कि लोगों को उल्टा लटका दें और फांसी दे दें और पता नहीं क्या कर दें करप्ट लोग जो हैं। लेकिन जहाँ इतने ऑलरेडी इतनी सिचुएशन हो, अवेयरनेस लोगों में है भी, और मैं समझता हूँ एक बुरा एलिमेंट यह है कि नहीं भी है, और लोग फौरी तौर पर कैरिड अवे हो जाते हैं इस तरह की प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट से। क्या इमरान खान साहब को इस हवाले से कुछ नहीं करना चाहिए था? बिकॉज ये बात की गई है एक वफाकी वजीर की जानिब से, ये किसी की जिंदगी खतरे में डाल सकती है। हुमायूं साहब देखिए, गुलाम सरवर खान का बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने बहुत मुश्किल इलेक्शन जीते हैं, तजर्बाकार आदमी हैं, वजारत का बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता था, लेकिन एक मैं बुनियादी चीज़ अगर आपको बताऊँ जो फ्रस्ट्रेशन बनती है। देखिए, इस मुल्क में 60 साल से ऊपर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उसके बाद पीपल पार्टी और उनकी जो औलाद थी या अजीज़ वकारब, उनका एक कंट्रोल 60-62 साल रहा है। 1981 से अगर आप शुरू हो, जब नवाज शरीफ साहब ने ज़ियाउल हक की मार्शल लॉ काबीना का हिस्सा बने, तो तकरीबन 40 साल तो इनको भी हो चले हैं। 60 साल और 40 साल में मुझे ये बताइए कि इस मुल्क का हमने जुडिशल निज़ाम बेहतर किया हो, या ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम बेहतर किया हो, या हमने कश्मीर फतह करके ला दिया हो, या हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है बहुत ही स्पेक्टेकुलर हो गई हो, या हमने पाकिस्तान को मलेशिया या तुर्की बना दिया। चले मैं मुसलमान मुल्कों की मिसाल देता हूँ। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त हिंदुस्तान से आगे हुआ करता था, पीछे हो गया है। बांग्लादेश जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, अभी भी वो हमसे बहुत आगे निकल गई है। तो ये फ्रस्ट्रेशन दोनों पार्टियों की बड़े लीडरों पे, टॉप लीडरशिप पे मुकदमात हैं जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई JITs के हैं, और उसी के तहत आगे उस पे कार्रवाई हो रही है। तो एक फ्रस्ट्रेशन तो हो सकती है, और मैंने शुरू में कहा कि अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता था। अच्छा, तो आपको लगता है कि महज अल्फाज का चुनाव बेहतर नहीं, और आपने फरमाया कि वो सीजन आई एम सो सॉरी, आई एम शॉक्ड। मैं अगर हुमायूं की जगह होता और मैं हुकूमती पार्टी का हिस्सा होता, आई शुड हैव सेड, ही शुड हैव सेड, आई कंडेम इट। अल्फाज का चुनाव, हमने कभी आज तक ये इतनी लिबरलिज्म शो की है कि जी वाजिबुल कत्ल कह दें। बाकी भी मुझे अल्फाज के चुनाव पर बहुत शदीद इख्तलाफ है। और हुमायूं अख्तर साहब की मैं हिस्ट्री ज़रा दुरुस्त कर दूं, 60 साल होते हैं, सन 60 से पीछे चले जाए ना, तो मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था, तकरीबन हुमायूं अख्तर साहब 32 साल जो है ना उसमें, वो आपके चहीते जनरल अयूब खान, जनरल याया खान 11 साल, 60 से 71, उसके बाद 77 से 88 ज़ियाउल हक, 99 से 2008 जनरल परवेज मुशर्रफ। तो आप ये कहते हैं कि वो बीच के जो 32 ईयर्स थे, आप पता कैसे ये कहते हैं हुमायूं अख्तर साहब? ये ऐसे कहते हैं कि उनको इंटरप्ट कर दिया था सिविलियन हुकूमतों ने बीच में आके। अगर वो अनइंटरप्टेड मार्शल लॉज रहते
तो ये सारे निज़ाम भी सही हो जाते और सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन ये हमारी जो डेमोक्रेसी बीच में आ गई, कानून की हुक्मरानी जो बीच में आ गई, इसकी वजह से सारा खराब हो गया। क्योंकि ये कहते हैं कि 60 साल में वो निकाल दें, तो सारे 32 साल निकाल दें, और फिर इनडायरेक्टली जो होता है वो भी निकाल दें। बात यह है कि एक बंदे ने वाजिबुल कत्ल कहा है, कभी हमें कोई रिलीजियस फैनेटिक ने कहा हो, हमने कभी डिफेंड किया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तालिबान एट देयर पीक एंड दिस स्टेटमेंट? नो डिफरेंस। लाखों करोड़ों हुमायूं अख्तर साहब, आई एम अंडर थ्रेट फ्रॉम सम ऑफ द पीटीआई हॉक्स बिकॉज, और मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई में ही ऐसे हैं, हर पार्टी में होते हैं कि वो इस चीज को लेंगे और आप उनकी तारीफ भी कर रहे हैं कि जी निहाल हाशमी साहब थे, उन्होंने बड़ी नामुनासिब जुबान, निहाल हाशमी साहब ने बड़ी नामुनासिब, निहाल हाशमी ने जब किया था तो क्या किया था? 45 मिनट के अंदर 45 मिनट में उनको पार्टी की मेंबरशिप से हटा दिया था, सेनेट से रेजिग्नेशन ले ली थी, और उन्होंने वाजिबुल कत्ल नहीं कहा था, और फिर उनको कोर्ट ने 1 महीने की सजा दी थी। अब आप यहां डिफेंड अगर ये कर रहे हैं कि अल्फाज का चुनाव कि जी कत्ल तो करें लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग अल्फाज ना यूज करें, दैट्स प्रॉब्ली व्हाट यू आर मीनिंग। व्हाई कांट यू सिंपली कंडेम कि दिस इज फैसिज्म एट इट्स वर्स्ट? इससे यही तो फैसिज्म होती है, और क्या फैसिज्म होती है? आप कह रहे हैं मोहम्मद जुबैर, अब मैं यहां से निकलूंगा लाहौर में तो मैं इधर लेफ्ट राइट देखूं कि मुझे आगे कोई वाजिब कत्ल के बेसिस पर कत्ल ना करते ना, कमाल है। पढ़े लिखे जो लोग हैं जैसे हुमायूं साहब हैं, तो कंडेम भी नहीं करते ना, हुमायूं साहब है, जुबैर साहब है, आप अल्फाज का ऐसे स्टेटमेंट्स वहां से नहीं आते। ये बड़ी कोई बड़ी पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बात नहीं करेगा। हुमायूं अख्तर इज वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पर्संस इन द, मैं आपसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले और अब भी मैं कहता हूं कि तारीफ मैं करता हूं इनकी, लेकिन खुदा के लिए कोई डिफरेंस, ये पॉलिटिक्स थोड़ा है। वाजिबुल कत्ल मैं बोल दूं किसी के बारे में वाजिबुल कत्ल है तो क्या होगा? नहीं, अल्लाह माफ करेगा, ये किसी के बारे में नहीं बोला हो जाएगा यहाँ। अच्छा हुमायूं साहब, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग टू इट बिफोर आई गो टू नबील कबोल साहब? या आप यही समझते हैं कि लफ्ज का बेहतर होना चाहिए था और बाकी मवाद ठीक है जो गुलाम सरवर खान साहब ने कहा है? मैंने जो कहना था कह दिया, एंड आई सजेस्ट कि जुबैर शुड काम डाउन अ बिट। ठीक है। दूसरी बात ये नहीं, वो कह रहे काम डाउन। ये भी जो दूसरी बात है कि जिन्होंने लूटा उठा है, ये कोई अभी तक ऐसी कोई इतला नहीं है हमें। इनके जहन में नवाज शरीफ साहब को सजा हो गई ना, नवाज शरीफ साहब को सजा हो, वो उसके ऊपर कह रहे हैं कि वो उनका जो एंगर है गुलाम सरवर साहब का इस वजह से कि जिस तरह से हलाकू खान ने भी नहीं लूटा था, हलाकू खान और चंगेज खान ने भी इतने जुल्म नहीं किए थे जितने पीएमएलएन और पीपीपी ने किए। आई मीन देयर इज अ लिमिट यार, खुदा के लिए आपने इस मुल्क को बनाना क्या है? अच्छा, वैसे नबील कबोल साहब, एक बात है यहाँ, वो अब नैयर बुखारी साहब को मैं सुन रहा था, गालिब उन्होंने कही कहा कि शायद दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है वफाकी वजीर का। ये आपकी जमात में भी रहे जनाब गुलाम सरवर खान साहब, सीजन हुमायूं साहब फरमा रहे हैं कि वो एक सीजन आदमी है, सीजन पॉलिटिशियन है, मिनिस्ट्रियल एक्सपीरियंस उनके पास बहुत है। हमें तो जो पता है मिनिस्ट्रियल एक्सपीरियंस, हम तो हुमायूं अख्तर खान साहब को देखते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कभी उन्होंने ऐसी ज़बान किसी के बारे में इस्तेमाल की हो। सबको उनका एक बैकग्राउंड है, सियासी बैकग्राउंड है, बिजनेस बैकग्राउंड है। मैंने तो नहीं कभी सुना हुमायूं साहब को ये बात कहते हुए, और बहुत से अच्छे नाम हैं, पीपल्स पार्टी में है, मुस्लिम लीग नून में है, कि इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाए। मसला क्या है ये गुलाम सरवर खान साहब का? देखिए, मसला है जहालत का। मसला है कि इमरान खान की जो काबीना है उसमें आप मुझे 1 या 2 के अलावा कोई भी काबिल बंदा दिखा दो। मसला ये है कि एक इमैच्योर अंडर 19 की गवर्नमेंट है जिसमें अगर इस तरह की बातें करना या किसी टॉक शो में बूट निकाल के बूट को जो है वो टेबल पे रखना, ये इनके लिए मामूली बात है। और इमरान खान को पसंद है ये सारी चीज़ें। इमरान खान उस शख्स को ज़्यादा करीब रखता है जो गालियां देता है। इमरान खान उस शख्स को अपने ज़्यादा करीब रखता है जो इस तरह की हरकतें करता है। मैं समझता हूँ आज चौधरी फवाद को पहली दफ़ा मैंने चौधरी फवाद को जो ट्वीट जिसमें उसने कंडेम किया है चौधरी सरवर के इस स्टेटमेंट को, मैं समझता हूँ कि इस तरह के बयानात के बाद काबीना के अंदर से ही रिएक्शन आना चाहिए। और मैं एक्सपेक्ट तो ये कर रहा था कि शायद प्राइम मिनिस्टर कोई एक्शन लेंगे और उनको कहेंगे कि वो अपने ज़्यादा, अगर उनको जाहिर है वो नहीं हटा सकते क्योंकि चौधरी सरवर को रखना उनकी मजबूरी है। अगर उन्होंने पहले उनको ऑयल मिनिस्ट्री से हटाया और फिर बाद में उनको एविएशन मिनिस्ट्री दिया तो उनकी वो मजबूरी थी। लेकिन काबिलियत मुझे पता है पीपल्स पार्टी में रहे। पीपल्स पार्टी में इस वक्त मैं समझता हूँ कि मेरे से सीनियर शायद 4-5 ही पार्टी के अंदर रह गए हैं, कायम अली शाह समेत। बाकी जो
दूसरे मैं नहीं कहूंगा, उनकी दिल आजारी होगी। सरवर साहब को पीपल्स पार्टी में भी यही इसी तरह की हरकतों की वजह से बाहर कर दिया गया था, और उन्होंने हर दौर में हर जो भी हुकूमत आती थी उसमें वो आके बैठ जाते थे। और इस दफा चौधरी निसार को हराने की जो है, मैं समझता हूँ कि उनको एक तोहफा दिया गया, और उनको ये तोहफा जो है इमरान खान साहब की भी तरफ से और हमारे कुछ दोस्तों की तरफ से उनको दिया गया। लेकिन ये बहुत ही कंडेमेबल है, और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि उनको एक शो कॉज नोटिस दे, क्योंकि सही कहा जुबैर साहब ने, वाजिबल कत्ल आप कहते हैं कि जी वाजिबल कत्ल है ये सियासतदान जो करप्शन करते हैं, तो आपकी पार्टी में भी वाजिबल कत्ल लोग बहुत है, आपकी पार्टी के अंदर आपने उनको भी फिर एट रिस्क लगा दिया, जिनके ऊपर जो है नैप के अंदर केसेस चल रहे हैं। हाँ नहीं, आपके चीफ मिनिस्टर, ये दुरुस्त बात है, बट आप ठीक कह रहे हैं, बट इसको हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये एक बड़ा ऑब्जेक्शनेबल बात है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई आपने ये बातें की है, तो आपने अपने भी लोगों को एड्रेस पे लगा दिया। आपके चीफ मिनिस्टर जो है वो नैब में पेशियां भुगत रहे हैं, तो बिल्कुल ये ठीक। बातें ना हाँ करें, नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक। ये एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मैं हुमायूं अख्तर खान साहब का, नबील कबूल साहब का और जुबैर साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक अहम इशू है, उसको हम रेज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। कुछ दिन पहले हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो देरपा अमन है उसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं, बड़े कामयाब ऑपरेशंस पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से किए गए हैं। रद्दुल फसाद है, ज़रिया के क्लियर होने की क्या अहमियत है, ये जानने के लिए हम चलते हैं मेरे जनरल रिटायर्ड जनाब एजाज अवान साहब की तरफ। बहुत शुक्रिया जन साहब आपका। जन साहब ये बताइएगा, सिंस आपका एक बैकग्राउंड है, आपने इस ऑपरेशन को करीब से देखा है, इस सेक्टर की अहमियत क्या है व्हेन वी एक्चुअली परसीव के पाकिस्तान के लिए कोई दोबारा थ्रेट बन सकता है, या जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसका खतरा हो सकता है? मुनीब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, इसमें अगर हम कुन्नड़ और नूरिस्तान के दो प्रोविंसेस देखें अफगानिस्तान के, जी, तो वहाँ पे ये एक रियलिटी है कि तहरीक तालिबान का वजूद वहाँ पे है। और अब तो यूएन की रिपोर्ट में भी कहा गया कि 6,500 के करीब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रेमिनेंट्स जो हैं वो इस एरिया में मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। रिसेंटली भी हमने बात की थी कि वहाँ जमातुल अहरार और हिजबुल अहरार और तहरीक तालिबान के जो स्प्लिंटर ग्रुप थे उनको यूनाइट करके तुराबी ने जो मीटिंग लीड भी की थी उसमें ये यूनाइट हुए हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मजीद ऑपरेशन करने का जो मनसूबाबंदी है वो की हुई है। अब ये हम पाक अफगान बॉर्डर की फेंसिंग तो जारी है, ये वो एरिया है जिसमें अभी तक फेंसिंग नहीं हुई थी, और यहाँ पे पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस मौजूद थे। अब जो कुछ वहाँ से असलहा और IEDs निकली हैं और ये सुइसाइड जैकेट्स, इनसे बड़ा क्लियर है कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मजीद प्रोग्राम बना रहे हैं। अब हर इंच को गार्ड करना इस माउंटेनस टेरेन में मुमकिन नहीं होता, तो जब तक फेंसिंग नहीं होती और हमारे फोर्ट्स वहाँ पे नहीं बन जाते, आउटपोस्ट नहीं बनती, उस वक्त तक यहाँ से प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये लोग इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। अभी एरिया क्लियर कर दिया गया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक फेंसिंग मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक ये थ्रेट रहेगी, और हमें बड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कुन्नड़ नूरिस्तान में मौजूद हैं, इनकी फंडिंग भी हो रही है, होस्टाइल एजेंसीज इनके साथ मिल के काम कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान और सिंध के एरिया में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, जो पाक चाइना के जो मुश्तरका इंटरेस्ट है, जो कॉमन इंटरेस्ट है, उसको जो टारगेट करना चाहते हैं, वो एलिमेंट इनकी वो पुष्टपनाही भी कर रहे हैं, फंडिंग भी कर रहे हैं, तो लिहाजा ये थ्रेट अभी रहेगी और हमें बड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा। अजन साहब, ये इस एरिया को आप भी जानते हैं, ये जो पाक अफगान बॉर्डर है पाकिस्तान का, अब इस हवाले से अगर देखा जाए तो 2600 किलोमीटर्स के ऊपर है। अब इसके अंदर कुछ प्रॉब्ली टेरेन की वजह से कुछ इलाके अभी भी रह गए थे फेंसिंग के हवाले से कुछ। क्या आपको लगता है, अंदाज़ा क्या है कि एक तो ये कितना अरसा मज़ीद लग जाएगा इसको पूरा, अगर हम फेंस करें पाकिस्तान की तरफ से जो इनिशिएटिव है और इसको जो फेंस किया जा रहा है, एक तो ये कि कितना अरसा मज़ीद आपके नज़दीक लग सकता है, और इसका क्या बिल्कुल ही फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई वाटर टाइट किस्म की गारंटी होगी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, या कितनी कमी आ सकती है उसमें? जस मुरी बात यह है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये 2610 किलोमीटर का एरिया है जिसमें तकरीबन
70% एरिया की फेंसिंग हो चुकी है। ठीक है जी। अब 2610 का अगर आप 70% निकालें तो तकरीबन 800 किलोमीटर एरिया अब भी ऐसा है जिसकी फेंसिंग नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा एरिया है। फिर ये माउंटेनस टेरेन है, पहाड़ी इलाका है और ब्रोकन एरिया है जिसमें रात को मूवमेंट करना बड़ा आसान होता है और वहाँ से लोग आ जा सकते हैं। जिन्होंने आना है उनको खुफिया रास्ते भी पता होते हैं और वो वहाँ से करते हैं। अब फेंसिंग के बाद दुनिया में कोई रुकावट, हम मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं कि कोई ऑब्स्टिकल उस वक्त तक ऑब्स्टिकल नहीं जब तक वो ऑब्जर्वेशन और फायर से कवर्ड ना हो। बिल्कुल फौज को वहां बैठना पड़ेगा, वेपन भी लगाने पड़ेंगे, नाइट विजन डिवाइसेस भी लगाने पड़ेंगी, सर्वेलेंस डिवाइसेस भी, इलेक्ट्रॉनिक अलार्म्स भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि फेंस तो बजाते खुद तो नहीं रोकती, वो तो रात को काटी जा सकती है और काट के गुजर सकते हैं। तो उसमें ये हो जाएगा कि जब हम उनमें अलार्म लगा देंगे, इलेक्ट्रॉनिक अलार्म्स लग जाएंगे, फिर वहां पे वो डिटेक्ट हो जाएगी मूवमेंट और जो वहां फौज मौजूद होगी वो रिएक्ट कर सकेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। हम इसको 90% सिक्योर कर देंगे। 10% प्रोबेबिलिटी फिर भी रह जाएगी कि लोग कहीं से फेंस काट के घुस आए अगर हम विजिलेंट ना हुए तो ये सारा एक कॉम्पैक्ट निज़ाम बनेगा। फेंस होगी, इलेक्ट्रॉनिक अलार्म सिस्टम होंगे, नाइट सर्वेलेंस डिवाइस होंगी, उसके बाद इनको एरियल जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर इंफ्रारेड कैमरास लगे हुए हैं, यहाँ भी इंफ्रारेड कैमरास रात को लगेंगे और फिर जो सोल्जर ड्यूटी पे बैठा होगा उसकी विजिलेंस और कमिटमेंट। तो इन 5 चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होगा ये इसको रोकने में कामयाब हो जाएगा और फिर हम कह सकेंगे कि हम 97% तक इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे इस मूवमेंट को। ठीक, बहुत शुक्रिया जल साहब। अहमियत थी इस सवाल की क्योंकि ये एक ऐसा एरिया गया है जो कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान के ऑपरेशन को जब कामयाबी से हमकिनार हुआ, कुछ एरियाज़ ऐसे, कुछ पॉकेट्स ऐसी थी जिनको कंसोलिडेशन ऑपरेशन के ज़रिए ही क्लियर किया जा सकता था। जो दावतोई सेक्टर है उनमें से एक सेक्टर है और इसे बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है क्योंकि ये बड़े ही कम अरसे के अंदर इसको क्लियर किया गया है। और जो IEDs रिकवर हुई हैं या सुसाइड जैकेट्स वहाँ से रिकवर हुई हैं, उससे ये बात ज़ाहिर होती है कि वाकई ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर दोबारा दहशत गर्दी हो सकती है। लेकिन इस ऑपरेशन का और इस सेक्टर के क्लियर होने का बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।